चर्चा प्रारंभ की और परिभाषाओं की बात की, तो हम देखते हैं कि जो परिभाषाएं हमें पढ़ाई जा रही हैं, और ये जैसे अनूप जी ने फिजिक्स की परिभाषा देने का प्रयास किया, आपने पॉलिटिकल साइंस की, इतिहास की, अब बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो डिसिप्लिन्स हैं, उनकी डिफिनेशंस पूछिए। चलिए और मैं थोड़ा अंदर घुसता हूँ। जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, उन विषयों में जो टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, उनके डिफिनेशंस पूछिए। तो आप देखेंगे कि जो मूल परिभाषाएं हैं वो पूरी पढ़ाई से गायब है। सही है। अब जैसे फिजिक्स आपने कहा, फिजिक्स की जो मूल डिफिनेशन क्या है, फिजिक्स इज अबाउट मेजरमेंट। अब ये सुन के किसी को धक्का लग सकता है, क्योंकि हम समझ रहे हैं फिजिक्स तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंटी मैटर, या अर्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिजिकल वर्ल्ड जो भी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो फिजिक्स आज हम पढ़ रहे हैं वो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे हैं, हम मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो क्या लंबाई, दूरी कैसे नापेंगे, फोर्स कितना लगा वो कैसे नापेंगे, कितनी ऊर्जा निकली वो कैसे नापेंगे, ये मेजरमेंट्स का सारा प्रश्न है। और इसीलिए सारा का सारा केवल इक्वेशन, समीकरण इस पर बेस्ड है। फिजिक्स आपको नीरस क्यों लगता है? क्योंकि केवल मैथमेटिक्स रटना पड़ता है उसमें। तो उसका जो मूल फिजिक्स है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो स्टडी करने का काम है, वो उसमें से गायब है। और शुष्क, उसका जो शुष्क भाग है, गणित भाग है, केवल वह पढ़ाया जा रहा है। राजनीति शास्त्र के साथ भी ऐसा ही है। आप देखेंगे जो राजनीति शास्त्र है, हम राजनीति शास्त्र के अब एक, आज कल ही मैं एक वीडियो आज सुबह देख रहा था एक वीडियो, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं संगीत रागी जी, न्यूज पे वो कह रहे हैं मैं राजनीति विज्ञानी हूँ। राजनीति विज्ञानी होना मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट मतलब क्या होता है? वह क्या करता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उसका काम क्या है? एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट से समाज को क्या मिलता है? क्या एक राजनीति विज्ञानी, जैसे उन्होंने कहा मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, क्या कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं भारत की, ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट से कुछ कंसल्ट करती हैं कभी कि राजनीति कैसे चलानी है, राजनीति कैसे करनी है, समझने का प्रयास करती हैं? क्या राजनीतिक सिद्धांत है वो जानना चाहती हैं? क्या वो लेकर आती हैं ऐसे राजनीति विज्ञानियों को कि नहीं हमको अपने जो राजनीति करनी है तो हमको अच्छे लोग चाहिए, राजनीति विज्ञानी चाहिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट चाहिए? ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या हमारे देश की पॉलिटिक्स में कोई रोल प्ले करते हैं कहीं? आप देखेंगे बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है। तो लगभग जो विधाएं पढ़ाई जा रही है, मैं और थोड़ा आपको समझने में आसानी हो, मैं थोड़ा और उसको गहराई से ऊपर की ओर लाता हूँ, थोड़ा सतह की ओर लाता हूँ। आप देखेंगे छोटी छोटी टर्म्स में बताता हूँ, जो हम 9th-10th में पढ़ते हैं, 6th-7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं हमारे, सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आपको ये साइंस पढ़ते हैं, आपको जो प्योर साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। डिफिनेशंस का अभाव है, और या फिर है तो कुछ कंक्लूजन्स हैं, डिफिनेशंस नहीं है, दे आर कंक्लूजन्स, मेयर कंक्लूजन्स। एक निष्कर्ष है जो हमें पूरे देश को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक उदाहरण देता हूं, जाति। जाति क्या है? डिफाइन नहीं किया जाता, सीधे सीधे पढ़ाया जाता है जाति क्या है। ट्राइबल्स क्या है? ट्राइबल्स, ट्राइब या फिर आदिवासी या मूल निवासी क्या है, ये बताया नहीं जाता है। कौन है, क्या होता है, ये शब्द क्या होता है? सीधे सीधे उसके बारे में जो उनके निष्कर्ष है, उन निष्कर्षों को समझा दिया जाता है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र डिफिनेशन नहीं पढ़ाई जाती, सीधे सीधे लोकतंत्र मतलब ये जो अपना पार्लियामेंट डेमोक्रेसी चल रही है, ये पढ़ा देते हैं। तो ये परिभाषाओं का संकट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? परिभाषाएं क्या, प्रॉब्लम क्या है परिभाषाएं पढ़ाने में? यदि आप सीधे सीधे ठीक ठीक परिभाषा पढ़ाएं। अच्छा, मान लीजिए कई जगह कुछ चीजों की परिभाषा बता भी देते हैं, जैसे डेमोक्रेसी की एक परिभाषा दे दी जाती है, और वह परिभाषा दी जाती है जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता
क्या है वो, जनता का शासन। जनता का शासन। अब ये देखिए, ये कहने के लिए बड़ा अट्रैक्टिव एक फ्रेज लगता है, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन। ये दोनों अपने आप में विरोधाभासी नहीं है क्या? जनता के लिए तो समझ में आ गया, जनता का शासन और जनता के द्वारा शासन तो लगभग एक ही चीज हो गई ना। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। ऑफ द पीपुल और बाय द पीपुल क्या सेम नहीं है? फिर अंतर क्या है? तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये जो जनप्रतिनिधित्व होता है ना, इसको सेफ करने के लिए, इसको बचाने के लिए कि ये भी लोकतंत्र है, आप ये बाय द पीपुल ला रहे हैं। फिर ऑफ द पीपुल क्यों कहना पड़ गया आपको? जो जिसने भी ये डिफिनेशन दी, अमेरिका में दी गई, वो खुद भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसने कभी डेमोक्रेसी जीवन में देखी ही नहीं। यूरोप में कभी डेमोक्रेसी नहीं रही। पिछले 2000 वर्ष का इतिहास उठाइए, वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं कहीं। वहां पर तो प्रॉपर शासन पद्धति भी ढंग की नहीं है। जो एक प्रॉपर उसको क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वह भी नहीं है। बहुत अराजकता है, घोर अराजकता है, सर्वत्र लूटमार है। तो फिर उनसे डिफिनेशन आप क्यों लेके आ रहे हैं? क्या हमारे यहाँ डिफिनेशन की अभाव है? हमारे शास्त्रों में कहीं क्या इसका परिभाषा नहीं की गई? ये दूसरा संकट जो यहां से खड़ा होता है कि जितने जो थोड़ी बहुत लूली लंगड़ी परिभाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, वे लूली लंगड़ी परिभाषाएं भी यूरोप से आयातित हैं। वो भारत की अपनी परिभाषाएं नहीं है। ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं भारत की परिभाषाओं को पढ़ा रहे हैं? ये दूसरा एक प्रश्न आ जाता है। पहला प्रश्न तो वो था। तो जब हम देखते हैं कि जो भारत के पूरे शैक्षणिक जगत से एक तो इस तरीके से, जिस तरीके से पढ़ाया जाना, एक व्यवस्थित अध्ययन अध्यापन जो होता है, वह गायब है। और दूसरा, जो थोड़ा बहुत व्यवस्थित पढ़ाने की कोशिश होती है वो यूरोपीय तर्ज पे आती है। यहीं से ये प्रश्न खड़ा होता है। ये जो 90s में हंटिंगटन ने कहा कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहाँ है? क्योंकि हंटिंगटन जो सिद्धांत दे रहे हैं ना, वो अमेरिका के लिए दे रहे हैं, वो हमारे और आपके लिए नहीं दे रहे। वो दे रहे हैं अमेरिका के लिए। लेकिन एक्चुअल में यदि ध्यान देके देखा जाए तो उनका वो सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता है। वो आपको एक तरीके से, हम उसको क्या कहेंगे, बौद्धिक छल कर रहे हैं। क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं, संघर्ष वाला काम, आक्रमण वाला काम, भाई संघर्ष कैसे होता है? हमने आप पे हमला किया, आपने हमसे लड़ाई की, संघर्ष हुआ। मैं अपनी जगह खुश हूं, आप अपनी जगह खुश हैं, कोई संघर्ष नहीं है। यदि अमेरिका अपने अमेरिका के दायरे में प्रसन्न है और उसको कोई मतलब नहीं ईरान से, उसको कोई मतलब नहीं वियतनाम से, उसको कोई मतलब नहीं अफगानिस्तान से, तो भाई अमेरिका का संघर्ष किससे है? किसी से नहीं है। भारत अपने जगह पे खुश है, पाकिस्तान अपने जगह पे खुश है, तो कश्मीर में कोई समस्या नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष तब होता है जब कोई ना कोई कहीं पे जा करके आप डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो प्रश्न उठता है कि अमेरिका को खतरा किससे है, और वो खतरा क्यों है? क्योंकि उन्होंने जब ये सिद्धांत दिया, उस वक्त अमेरिका की जिससे लड़ाई वो दिखला रहे थे वो रसिया था। रसिया टूट चुका था। अब उनको ये दिखाना था कि रसिया तो टूट गया, तब अमेरिका लड़े किससे? लड़ने के लिए कोई तो चाहिए, हवा में तो लठ नहीं घुमाया जाएगा। तो इन्होंने ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन खड़ा कर लिया। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आक्रांता तो अमेरिका खुद है। वो तो पूरी दुनिया के हर कल्चर पे, हर सिविलाइजेशन पे हमला जैसा ही तो है। और आप देखेंगे कि भारतवर्ष में ये संघर्ष कितना व्यापक है कि शैक्षणिक जगत में कोई भी विषय उठाइए, लगभग 1920 से लेकर के और 1940 के आसपास के जो ये लगभग 2 दशकों का काल है, इन 2-3 दशकों के काल में जो वहाँ पर दार्शनिक हुए, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, जो फिलोसफर हुए, जो इस तरह के जो लोग हुए, उन्होंने जो बातें कही, जो भाषाएं दी, जो डिस्कोर्स खड़े किए,
हम उन्हीं को अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं सारा का सारा। हम अपना क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये प्रश्न उठना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये प्रश्न हमारे यहाँ कोई नहीं पूछता है। इतनी विशाल परंपरा का देश होने के बावजूद, और उस पर ऐसा नहीं है कि लोगों को ये पता नहीं है, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं जो इन बातों को बता रही हैं। भारत के शैक्षणिक उपलब्धता को लेकर और भारत के विशाल साहित्य को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम नहीं है। ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं है। वेदों से लेकर और बाकी सारा जो पूरा वैदिक लिटरेचर है, उसके बाद बौद्ध लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, बाद में फिर जो नॉन वैदिक लिटरेचर्स में आज आपके जो काव्य वगैरह सब रचे जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वो सारा लिटरेचर है, सब उनको सारा मालूम है क्या क्या साहित्य रचा गया है, कोई छिपा हुआ नहीं है। लेकिन वो हमारे इससे गायब है। तो यह जो गायब होना है ये अनायास नहीं है, मेरा कहना है ये सायास है, ये एक प्रयास पूर्वक है। वो ऐसा नहीं है कि वो इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं यूरोप की भी जो इररिलेवेंट है, लेकिन आप पढ़ाते हैं, आप बताते हैं ये थ्योरी दी गई और वो गलत हो गई, आप छोड़ दिया हमने। उसके बाद उसने थ्योरी दी, वो ज्यादा ये है, आप खुद पढ़ाते हैं, यही पढ़ाते हैं, यही लोग पढ़ाते हैं। तो यूरोप में जो थ्योरी रिलेवेंट हो गई वो भी हम पढ़ें, जो थ्योरी यूरोप की रिलेवेंट है वो भी हम पढ़ें, लेकिन हमारे यहाँ की जो थ्योरी रिलेवेंट हो चाहे इरिलेवेंट हो, हमको नहीं पढ़ना। यह एक संघर्ष की स्थिति है, इसको समझने की जरूरत है। भारत की भूमिका क्या है, तो मैं आपको बताऊं, ये संघर्ष की स्थिति केवल भारत में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। क्योंकि ये आप देखिए, कहीं पर फिजिकल संघर्ष है, सीधे सीधे यूरोप कि अमेरिका के सैनिक जहां पहुंचे हुए हैं, चाहे वो तालिबान से लड़ने पहुंचे होंगे, चाहे वो सद्दाम हुसैन से लड़ने पहुंचे होंगे, या फिर वियतनाम में पहुंचे होंगे, कहीं ना कहीं पहुंचे हुए। एक तो सीधी लड़ाई है, और दूसरी लड़ाई जो है वो बौद्धिक स्तर पे ज्यादा है। इसमें एक बात जो आई थी, आप देखेंगे पिछली बार जो हम लोग चीन पे जब हम लोग सेमिनार कर रहे थे, और उसमें डॉक्टर शशि बाला जी ने एक लाइन ऐसी कही थी, उस लाइन को हमें स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कहा था, बहुत प्रयास पूर्वक आज जो डिस्कोर्स चल रहा है उसमें से भारत की उपेक्षा की जा रही है। भारत के स्थान पे वो नाम लेते हैं दक्षिण एशिया का। जी जी। वो कहते हैं दक्षिण एशिया। हर्जा क्या है? कल मेरे एक मित्र से बात हो रही थी मेरी, उन्होंने भी इस शब्द का प्रयोग किया कि पूरे दक्षिण एशिया में जो जातिगत जो संरचनाएं हैं और उसको लेके जो डिस्कोर्स है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात मिसिंग। मैं बड़ा हैरान हुआ, हमने कहा कि एशिया में जाति व्यवस्था और कहाँ है भारत के अलावा? भारत नहीं के नहीं भाई साहब, वो पाकिस्तान है ना, वो बांग्लादेश है ना। हमने कहा यार, पाकिस्तान बांग्लादेश को और भारत को इस तरीके से हम कहेंगे क्या दक्षिण एशिया? कम से कम हम तो उसको इस रूप में कहेंगे कि ये बृहत्तर भारतवर्ष था। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये इसको पैन इंडिया कहिए ना। उन्होंने उन्होंने स्वीकार किया, कहा कि हम कह सकते हैं, कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो टर्मिनोलॉजी चल रही है उसके अनुसार उन्होंने कहा। ये टर्मिनोलॉजी क्यों लाई गई, दक्षिण एशिया क्यों कहा गया? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि ये जो बृहत्तर भारतवर्ष है, ये शब्द प्रयोग क्यों बंद किया? पहले जो वो एक शब्द प्रयोग करते थे भारतीय उपमहाद्वीप, उसको क्यों छोड़ा? जी जी, ठीक बात है। भारतीय उपमहाद्वीप से भी यही अभिप्राय व्यक्त हो रहा था जो दक्षिण एशिया से हो रहा है। और जी मैं अभी जो पुस्तकें पढ़ता हूँ जो यूरोप में और अमेरिका में लिखी जा रही हैं, जिनमें एशिया, चीन, इन सब के योगदान की बात होती है, क्योंकि वहाँ ऐसी बहुत पुस्तकें लिखी जा रही हैं जो इतिहास के, पॉलिटिकल साइंस के और बाकी चीज़ों के यूरोसेंट्रिक होने पर क्वेश्चन खड़ी कर रही हैं। उन लोगों का कहना है कि ये सारा जो लिखा जा रहा है ये यूरोसेंट्रिक है, दुनिया में यूरोप के अलावा भी देश हैं और वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो ये बात कह रहे हैं तो उसमें भारत का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। ये बहुत मजे की बात है, वो चीन का उल्लेख कर देंगे, भारत का उल्लेख नहीं करेंगे। तो क्या सारे जो स्ट्रीम्स है उसमें चीन का योगदान भारत से ज्यादा है, या भारत, चीन के पास ज्यादा लिटरेचर है इस मामले में, इन चीजों पर? तो चीन की ज्यादातर चीजें तो भारत से ही गई हैं चीन में। हाँ,
सही ये है। उस दिन डॉक्टर शशि बाला जी ने भी तो स्थापित किया, बताया एक एक चीज के बहुत बारे अच्छे से में। स्थापित किया उन्होंने। तो जो चीजें चीन में भारत से ही गई और भारत में पूरा लिटरेचर यहाँ से गया, और इसको स्थापित करने की जरूरत क्या है? आप देखिए कौन कहाँ पढ़ने जा रहा है। 12वीं शताब्दी तक चीन के ही लोग भारत पढ़ने आ रहे हैं ना। भारत पढ़ने आ रहे हैं, भारत नालंदा से में वो भीड़ लगी है। ग्रंथ के ग्रंथ ले जा रहे हैं, भारत के लोग तो पढ़ने वहां जा नहीं रहे। सही है। इसका मतलब यह है कि चीन का जो कुछ भी ये है एकेडमिक या फिर उसको इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, उसमें योगदान तो भारत का है। और वही नहीं, आप देखेंगे यदि आचार्य रघुवीर का काम देखेंगे तो पूरे सेंट्रल एशिया में मंगोलिया तक, नॉर्थ एशिया चले जाए, एशिया के नॉर्थ में चले जाए, वहां तक भारत का ही रोल है पूरा, भारत के ग्रंथों का रोल है। फिर ऐसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जो भारत का जो ये महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको वो गायब क्यों कर रहे हैं? उसके उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं? विश्व इतिहास की किसी भी पुस्तक में, या फिर हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी उठाएंगे उनकी, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, भारत नहीं है उसमें। पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड किताब उठाइए, उस पर भारत नहीं मिलेगा। उसमें मिलेगा कहीं कोने में दुबका हुआ सा। तो जो इतना व्यापक साहित्य हमारे पास और हमारा उल्लेख वहां नहीं, यह एक सायास प्रयत्न है, ये अनायास बात नहीं। तो इसका जो इम्प्लीकेशंस है, इसके जो प्रभाव होने वाले हैं, परिणाम होने वाले हैं, हमको उन्हें समझना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस सभ्यता अध्ययन केंद्र में? हम एक प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक से समझना है, और जैसा हम लोगों ने प्रारंभ से कहा है कि हमको भारत केंद्रित अध्ययन करना है। अभी तक पूरी दुनिया यूरोप केंद्रित अध्ययन कर रही है, हर चीज़ में यूरो सेंट्रिक है, और अब आजकल उसको वेस्ट सेंट्रिक वो कह रहे हैं, क्योंकि यूरोप जो है उसको वो वेस्ट कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अमेरिका को भी वेस्ट कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी जो लोग बसे हैं अभी फिलहाल जो पावर में हैं, वो मूल रूप से अमेरिकी नहीं है, वो मूल रूप से यूरोपियंस हैं। तो इसीलिए वो वेस्ट कहने लगे हैं, क्योंकि उनको ये आइडेंटिटी, साझा आइडेंटिटी को भी प्रकट करना है। इस साझा आइडेंटिटी को प्रकट करने के लिए उन्होंने इसको वेस्ट का नाम दिया है। और इस बात को हंटिंगटन अपनी पुस्तक में बढ़िया से उसका विश्लेषण करते हैं, उसको समझाते हैं कि वेस्ट मतलब क्या। अब आप इसको समझिए कि यदि वेस्ट सेंट्रिक मॉडल से बाहर आएंगे तो आप कहेंगे फिर इंडो सेंट्रिक क्यों हो जाए, भारत सेंट्रिक क्यों हो जाए, भारत केंद्रित क्यों सब कुछ करें? ये एक डिबेट होनी चाहिए। ये क्यों नहीं कहा जाए कि निरपेक्ष निष्पक्ष इतिहास हम लिखेंगे? ये कहा जा सकता है ना कि भाई हम निष्पक्ष लिखेंगे। हम क्यों लिखेंगे किसी पर केंद्रित? निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं होती, यह समझना चाहिए। और जब हम भारत केंद्रित कहते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम केवल भारत 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 जपते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम भारत केंद्रित कहते हैं तो उसका अर्थ यही होता है निष्पक्ष दृष्टि। भारत ही, जैसे एक होता है ना, जो फिजिक्स पढ़े अनूप जी जानते होंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो ढेर सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, लेकिन एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। भारत इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इतिहास जो जहां तक ये पीछे ले जाते हैं, 3000 साल पीछे, 3500 4000 साल पीछे, आप देखेंगे कि भारत ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम इसलिए उसको भारत की दृष्टि से देखने की बात करते हैं। और यह जो सभ्यताओं के संघर्ष की बात हो रही है, पूरी दुनिया में जो एक संघर्ष चल रहा है, केवल बात नहीं हो रही है, तो संघर्ष चल भी रहा है, हिंसा हो रही है। इसमें यदि हम रास्ता सोचते हैं कि एक डायलॉग निकले, एक संवाद की बात खड़ी हो, वो कैसे खड़ी होगी, वो कौन खड़ा करेगा? तो क्या लगता है वेस्ट कभी संवाद खड़ा करेगा? हमें लगता है वेस्ट में तो इतना ज़्यादा लिखने पढ़ने का काम होता है, मेन इंटेलेक्चुअल तो वही है, तो संवाद वही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बात इसके ठीक उल्टी है। संवाद का जो रास्ता निकलेगा वो भारत से ही निकलेगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक है
कि जो भारत में बैठे लोग हैं और दुनिया में भी बैठे, लेकिन दुनिया को तो हम बाद में कहेंगे, पहले जो भारत में बैठे हम लोग हैं, वो हम लोग भारत की चीजों को पढ़ना तो चालू करें, जानना तो चालू करें। अभी तो हम अपने ही को नहीं जानते। यदि मैं किसी को कहूं कि भारत में, भारत के समाज जीवन में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, मानवाधिकारों की क्या स्थिति थी, तो तुरंत लोग यही बताएंगे कि अरे बहुत बुरी स्थिति थी। जो दिमाग लेकिन में जब उनसे भरा गया है। इतिहास, जब उनसे प्रमाण मांगे जाएंगे, तो प्रमाण के नाम पर उनके पास मिथकीय प्रमाण होंगे उनके पास, यानी शंभुक वध होगा, एकलव्य वध हो, एकलव्य का अंगूठा कट होगा, अंगूठा कट होगा। इसके अलावा वो कोई और चीज लेके नहीं आएंगे। या फिर बहुत आधुनिक हो जाएगा, यानी कि ये पिछले 100-150 साल की घटना उठा के ले आएंगे। ये 100-150 साल में जो घटनाएं घट रही हैं उनको ले आके सामने प्रस्तुत कर देंगे। पूरा गैप एक मिलेगा, लंबा गैप में 2000 साल, क्योंकि वो मौर्य काल में नहीं दिखा पाएंगे, वो गुप्त काल में नहीं दिखा पाएंगे, वो चोला के पीरियड में नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो सारे कालखंड मिलेंगे आपको, विजयनगर साम्राज्य में कुछ नहीं दिखा पाएंगे, शिवाजी के साम्राज्य में नहीं दिखा पाएंगे, राणा प्रताप, राणा सांगा, कुंभा, इनके साम्राज्य में, राजस्थान में नहीं दिखा पाएंगे। तो जाएंगे कहाँ? तो अपने आप को जानना जरूरी है, जो आज नहीं जान रहे हैं। इसीलिए हम पहली बात ये करते हैं कि भारत को, भारत की दृष्टि से पहले देखना तो शुरू कीजिए, जानना तो शुरू कीजिए। जब भारत को आप जानेंगे ना, उसके बाद फिर विश्व को भी देखने की जरूरत है। अब कहेंगे कि विश्व को क्यों भारत के दृष्टि से देखें? कम से कम विश्व को तो निरपेक्ष दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन अब आप विश्व को जानना चाहते हैं तो दूसरा उपाय क्या है आपके पास? जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको भारत की दृष्टि से विश्व का अध्ययन करना चाहिए, और यदि ये नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत क्या आती है। तो आप देखिए, एक उदाहरण देता हूं सिल्क रूट का। फर्डिनेंड वॉन रेक्टोफेन नाम का एक जर्मन जियोग्राफर हुआ। जर्मनी से वो चीन गया, वहां रहा, उसने फिर पूरे रूट का भ्रमण भी किया, और उसको ध्यान में आया कि एक ट्रेड रूट है, देयर इज ए ट्रेड रूट, व्यापारिक मार्ग है। तो वो खोजने लगा रही व्यापारिक मार्ग कौन सा है, इसका इतिहास क्या है। तो उसने देखा चंगेज खान ने इसको खड़ा किया। फिर उसने पूछा तो चीन के लोगों ने कहा कि नहीं, हमने उससे पहले और खड़ा किया था। तो फिर उसके बाद और थोड़ा इतिहास, कुछ उसको ज्यादा नहीं समझ में आया, उसने चीन से लेकर रोम तक एक रोड, व्यापारिक मार्ग मिलता है, उसने इस बात को कहा, और उसने उसका नामकरण किया सिल्क रोड। क्यों कहा? क्योंकि चीन से सिल्क ही जाता है। चीन केवल सिल्क का सप्लायर है, उसके पास और कुछ नहीं है जो सप्लाई करे। तो उसने उसका नाम रख दिया व्यापार मार्ग का सिल्क रोड, सिल्क रूट, जो भी कहे, रूट कहे, रोड कहे। अब हम सोचते हैं कि क्या वास्तव में वो एक सिल्क रूट ही था, और क्या वो चीन और रोम को ही जोड़ रहा था, या कुछ और भी था? तो आप देखेंगे ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। चीन से तो सिल्क रोड जुड़ा हुआ भी नहीं है, सिकियांग तक ही पहुंचता है, उसके आगे वो जाता ही नहीं है। तो चीन वाले भी व्यापार करेंगे, सिकियांग तक लाएंगे, सिकियांग से लेके चलेंगे, रूट चलेगा, मेन पॉइंट बन जाता है वो सिकियांग। आगे क्यों नहीं बढ़ता है रूट, यदि वो चीन जाना था तो? लेकिन आप उसी रूट को देखिए, भारत में वो नीचे अंदर आ रहा है, अब बहुत नीचे तक आ रहा है। अभी पीछे मैं सोनीपत गया, तो वहां जाकर जब हम सोनीपत का इतिहास देखने लग गए, तो आपको पता है क्या मजे की बात आई? उन्होंने बताया कि पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, उन्होंने नाम भी बताए थे, मुझे अभी स्मरण नहीं है। जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, उन 5 गांवों में से एक गांव ये सोनीपत था। तो उन्होंने कहा ये 5वां ये गांव क्यों मांगा उन्होंने सोनीपत को, क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी? तो इसकी इंपॉर्टेंस थी क्योंकि ये एक ट्रेड रूट पे था, व्यापारिक मार्ग पे स्थित था, और यहां से चलेगी, वो जो मार्ग चलेगा वो यूरोप तक जाएगा। यूरोप तक जाएगा? मैंने कहा उसका नाम उत्तरापथ तो नहीं? बोला हाँ उत्तरापथ ही है, वराहमिहिर ने बृहत संहिता में उत्तरापथ की चर्चा कर रखी है ठीक से। तो ये उत्तरापथ है, और इसका ट्रेड रूट भारत में नीचे सोनीपत हरियाणा तक घुस रहा है, इतना नीचे तक आ रहा है।
सिल्क रूट कहने का जरूरत क्या है भाई? तो आप दुनिया के बारे में जानेंगे तब जब आप भारत के दृष्टि से उसको देखना, भारत के साहित्य के दृष्टि से देखेंगे। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, टिया हुआ नाको में बोलीविया, टिया हुआ नाको बोलीविया दक्षिण अमेरिका में जो सनगेट मिलता है, सूर्य की उपासना, सूरज का वो एक द्वार, सूर्य द्वार, लेकिन उस सूर्य द्वार पे जो ज्यामितीय काम है और एस्ट्रोलॉजिकल काम है, यानी कि ज्योतिषीय काम है, खगोलीय जो रचनाएं उकेरी गई हैं, उसके बारे में वो देखते हैं कि वहां के जो ट्राइबल्स, जो वहां जो मूल रूप से लोग हैं, उनमें तो वो कोई नॉलेज ट्रेडिशन मिलता नहीं, ज्ञान परंपरा वो वाली मिलती नहीं है, तो वो कहाँ से आई होगी? अब ये उस बारे में वो मौन हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो भारत में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। हम तो ज्यामिति पे भी और सूर्य विद्या में भी और खगोल विद्या में भी आज से नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम बहुत प्राचीन काल से हम उसमें हमारी महारत है, और हम बता रहे हैं कि दुनिया के किन किन देशों में हम जा रहे हैं, हम उन द्वीपों के नाम बता रहे हैं। हमने कच्छप महाद्वीप कहा ना भाई, और जिसको कच्छप महाद्वीप कहा उसी को वे लोग आज अमेरिका कह रहे हैं ना। तो ये तो आपको तब पता चलेगा ना जब भारत का लिटरेचर आप ठीक से पढ़ेंगे और उसके दृष्टि से आप भारत दुनिया को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। भारत केंद्रित अध्ययन की जरूरत इसलिए है, और ऐसा नहीं है कि केवल इतिहास में या केवल राजनीति शास्त्र में या केवल मनोविज्ञान में या केवल शिक्षा शास्त्र में, यानी कि जो वो मानविकी के जो स्ट्रीम्स हैं उसमें केवल इसकी जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसकी जरूरत जो हार्डकोर साइंस कहा जाता है, ये जो प्योर साइंस कहा जाता है, शुद्ध विज्ञान जिसको कहा जाता है आज, उसमें भी इसकी जरूरत है। तो मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में भी आपको भारतीय परिभाषाओं की, भारतीय ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। रसायन शास्त्र पढ़ना है, आपको भारतीय ज्ञान की, भारतीय शास्त्रों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तब आप जान पाएंगे कि मान लीजिए, जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग है। अब सिविल इंजीनियरिंग में बहुत आवश्यक है, भवन बनाते हैं, उसका ज्ञान चाहिए। भवन बनाने में क्या सामान हम लगाएं, कम से कम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हुए अपने रहने के लिए अच्छा सुखप्रद आवास बनाना, यही सिविल इंजीनियरिंग का उद्देश्य है ना भाई। आप देखिए, जी भवन सही है। निर्माण की, स्थापत्य की जो कला हमारे यहाँ है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वो वहां नहीं है, आज भी नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, लोहा भर रहे हैं, मकानों में लोहा भर दे रहे हैं, और इतना लोहा उनको जरूरत पड़ रही है कि सारे लोहे की खदानें खोद डाली, बड़े बड़े पुल बनाने पड़ रहे हैं। अब जिन नदियों को आप सामान्य नौकाओं से पार कर सकते हैं, स्टीमर से पार कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको पुल बनाना है आपको। तो हमने क्या किया, आप देखेंगे भारतवर्ष में लोहे का प्रयोग बहुत न्यूनतम है। हम नहीं जानते थे लोहा बनाना क्या, तो हम जानते थे, ये बताने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक काम किया, उन्होंने बड़े बड़े पिलर्स बनाए लोहे के, और उसको गाड़ करके खड़ा कर दिया। कहा कि तुम लोग जब देखोगे इसको तो जान जाओगे कि लोहा बनाना हमें आता था और इनसे अच्छा आता था, लेकिन फिर भी हमने लोहे का न भवन में प्रयोग किया, न पुल बनाने में प्रयोग किया, न किसी और चीज में किया। क्यों नहीं किया? ये रसायन शास्त्र में जानना होगा, ये भौतिकी में हमको जानना होगा कि हमने क्या मेजर करना है और कैसे करना है। तो इन जो हार्डकोर साइंस है, वैसे ही मैं बताता हूँ, बॉटनी है, बॉटनी में आपको पौधे का कोई प्रयोग पता ही नहीं है। आपको ये मालूम है इसमें कौन प्रोटीन, कौन विटामिन, कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इस पौधे के बीज से हमको क्या लाभ होगा। आपको ये नहीं पता कि इस पौधे के पत्तों से हमको क्या लाभ होगा। आपको ये नहीं पता है कि इस पौधे के फूल का हमको क्या लाभ है। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग ही आपके पास नहीं है, उसका प्रयोग होना चाहिए ना। यदि आप प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं उसका, तो फिर वो पढ़ने का फायदा क्या है। जूलॉजी का भी यही हाल है। तो सारे जो विज्ञान के विषय हैं, सारे जो मानविकी के विषय हैं, बहुत आवश्यक है कि इनको हम भारत केंद्रित दृष्टिकोण से अध्ययन करें। और इसके लिए
यह करने के लिए हम लोगों ने यह सभ्यता अध्ययन केंद्र का यह उपक्रम खड़ा किया है। यह सभ्यता अध्ययन केंद्र का काम यही है, हम यही करना चाहते हैं और हम ये कर रहे हैं, केवल करना नहीं चाहते, ये हम कर रहे हैं। और इसीलिए जैसे कि पिछली बार जब हम शिक्षा पर हम लोगों ने 2-3 सेमिनार किए पीछे, और बाद में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी समालोचना की, तो वहाँ हमने इस विषय को रखा कि जो त्रिभाषा सूत्र है, उस त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत अनिवार्य होनी चाहिए। हिंदी अनिवार्य नहीं होगा चलेगा, हिंदी को आप अनिवार्य मत कीजिए, चल जाएगा, सही है। लेकिन संस्कृत अनिवार्य होनी चाहिए। तो संस्कृत मातृभाषा और तीसरी भाषा आप अंग्रेजी रखना चाहते हैं, अंग्रेजी रख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कृत अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत होगा तब तो वो पढ़ सकेगा कणाद क्या कह रहे हैं, तब तो वो पढ़ सकेगा कौटिल्य क्या कह रहे हैं, तब तो वो पढ़ सकेगा चरक क्या कह रहे हैं। संस्कृत जानेगा ही नहीं तो वो कैसे जानेगा कि क्या कह रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है। जो हमारे स्थापत्य के ग्रंथ हैं, चाहे वो सम्रांगण सूत्रधार हो, चाहे और भी ढेर सारे ग्रंथ हैं, कुंभा, राणा कुंभा का भी एक ग्रंथ है, विवेक जी जानते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हमारे राजाओं ने लिखे, विद्वानों ने लिखे, वो सारे ग्रंथ, शिल्प शास्त्र के तो इतने ग्रंथ है ना, उसकी गिनती नहीं है। वो तब पढ़ेंगे ना जब संस्कृत आएगी। हमने ये मांग इसीलिए की क्योंकि जब संस्कृत जानेंगे तब भारत केंद्रित अध्ययन को आगे बढ़ाना संभव हो। पहला स्टेप है, पहला कदम है वो। तो इसलिए इस काम को करने के लिए सभ्यता अध्ययन केंद्र यह काम कर रहा है, और इसी को करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आज हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, हम यही समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या और उसको कैसे करना है। तो पहली बात जो मैंने स्पष्ट कर दी है, मुझे लगता है ये सबके लिए